हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ को निश्चित रूप से आप ज़रूर देख लेंगे। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल बरूनी। ठीक है। अच्छा, अल बरूनी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगर हम फरिश्ता की बात करते हैं तो देखिए, बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। फरिश्ता को इब्न बतूता जो था यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रहला है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। तो देखिए, सायण अर्थात आचार्य सायण वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता थे। इससे पहले किसी का भी लिखा चारों वेदों का भाष्य नहीं मिलता है। यह 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति तथा अमात्य रहे थे। ठीक है, तो विजयनगर राज्यकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्व कर लगाया जाता था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक उलेमाओं के आदेश पर एक सिंचाई कर लगाया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा हक ए सर्व। ठीक है, हक ए सर्व। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या था? एक सिंचाई कर था जो उपज का 1/10 भाग होता था। तो यह आपका सिंचाई कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सिंचाई पर। ठीक है, यह कर जो था यह सिंचाई पर लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना किया था जो कि दास विभाग था। दीवाने बंदगान। ठीक है, दीवाने खैरात जो कि एक दान विभाग था। दीवाने इस्तिहाक जो कि एक पेंशन विभाग था। तो ये 3 विभाग आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था। तो इबादत खाने का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, ये अकबर ने करवाया था। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। और 1578 में, ठीक है, 1575 में इसने इसकी स्थापना करवाया था। और 1578 में जो है अकबर ने सभी धर्मों के लोगों के इबादत खाने में प्रवेश की अनुमति दिया था। उसके बाद मजहर की घोषणा कब किया था? तो 1579 में मजहर की घोषणा। ये सब ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, हुमायूं के मकबरा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले यहाँ लिखा गया निम्न में से किसे भेजा था। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम हॉकिंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और देखिए, सम्राट जहांगीर ने इसे 400 का मनसब और खान की उपाधि प्रदान किया था। पूछा जाता है खान की उपाधि जो है जहांगीर ने किसको दिया था? तो विलियम हॉकिंस को। क्लियर। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा जो शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था वो सर थॉमस रो था। यहाँ पर पहला पूछा गया है इसलिए हॉकिंस हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे कि मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी। तो मुगल काल की दरबारी भाषा जो थी ये फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कोलकाता का संस्थापक जो है यह किसको माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज चरनाक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से देखिए सही नहीं पूछा गया है।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया था। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1510 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पूछा गया सही नहीं है, तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, 1510 में किया था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए इसमें से जो सही है ना वो आपसे पूछा जा रहा है, तो सही जो है ऑप्शन नंबर बी है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। कोचिंग 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ, बाद में 1814 में। ठीक है, यह ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ, इस प्रकार से इसका अगर सही विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है, आपको पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम का रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 4 सेट इसका कवर कर लिया है, साथ ही साथ दृष्टि IAS का, उसके बाद एडुटेरिया का, घटना चक्र पूर्वालोकन हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर किए हुए हैं। करीब 100 से अधिक वीडियो, बिहार स्पेशल का 1000 प्रश्न मैंने आपको करवाया हुआ, 500 प्रश्न तो मैंने आपको एक ही वीडियो में, मतलब एक सीरीज था 100 प्रश्न का, 5 वीडियो में मैंने आपको 500 प्रश्न करवाया हुआ है। तो बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने कवर किए हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, तो इनकी मृत्यु जो है 1833 में हुई थी ब्रिस्टल में। ठीक है, मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे, ब्रिस्टल इंग्लैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना था। तो यहाँ पर देखिएगा एकेश्वरवाद पर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तिलक ने। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, बेगिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? गर्मपंथी पूछा जा रहा है, यानी कि उग्रपंथी आप कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1906 के बाद में। दरअसल आपको याद होगा कि देखिए 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में जो है कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा था, और गरम दल के नेतृत्व में प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर के किया था। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था, और तिलक जी ने नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। अच्छा, नरमपंथी और गर्मपंथी में यानी कि कांग्रेस का विभाजन जो है ये कब हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, जरा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, आपको याद भी होगा किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, और संवैधानिक सुधारों की एक योजना भी इसमें अपनाई जा सकी, इसीलिए जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। इसके फलस्वरूप जो है जारी जो 19 स्मरण पत्र जो था, ठीक है, 19 स्मरण पत्र, ये दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया जाना था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि अतिवादियों यानी कि जो उग्रवादी हैं, उग्रपंथी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी की चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। अतिवादी और उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस और लीग समझौता की मुख्य शिल्पी थे। ठीक है, कांग्रेस और लीग समझौता पूछेगा, मुस्लिम लीग वाला लीग जो है,
ठीक है। इसके शिल्पी कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद देखिए वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? देखिए फिर से आ गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस, अभी मैंने बताया था आपको। राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, मिलान करना है। यहाँ से साइंस का प्रश्न है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। धारिता का क्या हो जाएगा? फैराडे। विद्युत आवेश कूलम और विद्युत चालकता सीमेंस हो जाएगा। बिल्कुल क्रम से दिया गया 1 2 3 4। उसके बाद देखिए जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? कॉपी जो इसमें से नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो लंगूर जो होगा ना, ये कॉपी वर्ग में नहीं आता है, यह बानर वर्ग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौंग क्या है? तो लौंग क्या है बताइए? तो यह लौंग क्या है? पुष्प कली है। ठीक है, यह एक बंद कली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो कैप्सिसिन के कारण जो है लाल मिर्च तीखा होता है। किसके कारण? कैप्सिसिन के कारण होता है। टमाटर का रंग जो लाल होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। किसके? लाइकोपिन के कारण होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो यह किस चक्र में करता है बताइए? तो प्यूपा अवस्था में यह वाणिज्यिक तंतु जो है उसको उत्पन्न करता है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यूपा तंतु, मतलब यहाँ पर देखिए कोशित हो जाएगा प्यूपा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे कि रक्त होता है। तो रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक होता है। तो एक संयोजी ऊतक है। रक्त, अस्थि और उपास्थि ये सभी जो है क्या है? एक कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि उपास्थि यानी कि क्या है? ये संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलो उसके बाद देखिए कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण करती है? तो यह पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी के द्वारा यह स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। राइट आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया जो होता है ना, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह प्रोटोजोआ। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, इसका वाहक जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो स्प्लीन है, प्लीहा है यानी कि तिल्ली है, जिसको कि आरबीसी का कब्र कहा जाता है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? तो ये साल्मोना बैसिली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य प्रकाश का तरंग मतलब धैर्यमान पूछा गया है। तो ये कितना होता है? 390 nm से लेकर के 750 तक, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी मिलता जुलता है। 390 से 780 nm के बीच में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलती है यह युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर है। क्या है? विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो कारण है वो क्या है? तो देखिए पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का कारण है वो हो जाएगा भूक्रोट के अंदर की चक्रक धाराएं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो यह तारापुर है, जो कि यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। तारापुर हो जाएगा। अच्छा, नरौरा कहाँ पर है? नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कल्पक्कम कहाँ है? तो कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। चलिए कोटा राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? SLV-3। ये क्या है? SLV या उपग्रह नहीं है बल्कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, यानी कि इसको उपग्रह का इससे क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, चलिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है यह। आगे बढ़ेंगे, बाकी सभी जो है क्या है? यह उपग्रह है एक। उसके बाद देखिए मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग जो किया जाता है ना, रासायनिक हथियार बनाने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक युद्ध हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध में इसी का इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बायोगैस क्या हो जाएगा? बायोगैस गोबर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है ये हृदय विकार हो जाएगा। DDT कीटनाशी और निकोटीन तंबाकू में।
तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे। वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है, हानिकर पदार्थ कौन सा है? तो आपको पता है ना कि ये क्या है, यह मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल जिसको कहा जाता है, यह विषाक्त होता है, पॉइजनस होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि शराब के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है, तो यह है एथिल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इसमें से विस्फोटक जो नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। बताइए विस्फोटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना, यह एक विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। ठीक है, निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में क्या होती है? बायोगैस में मीथेन होती है। उसके बाद और क्या क्या होता है बताइए? मीथेन के अलावा इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 40 से लेकर के 50 तक में जो है मैथ के प्रश्न है। ठीक है, 49 तक में मैं वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मैं आपको फटाफट बता दूंगा 1 मिनट के अंदर में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है बताइए? तो उसको कहा जाता है अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन तथा पुनर्मूल्यन। अवमूल्यन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ देखिए पुनर्मूल्यन दिया गया है, अवमूल्यन अथवा पुनर्मूल्यन। उसके बाद देखिए बैंक की दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? बैंक दर जो है यह किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। उसके बाद देखिए किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया गया था? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से लेकर के 1997 तक थी। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया गया था। इस पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित वृद्धि दर रखा गया था 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.8% रहा था। उसके बाद देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो देखिए पूछा गया है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि यदि ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा कुल प्रतिफल जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्थिर बना रहता है। ठीक है, क्या होता है? स्थिर बना रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वर्ण बुलियन मान जो होता है उसका संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, ये 5 प्रकार में से एक होता है। ये इसमें स्वर्ण के आयात पर निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होती है। तो स्वर्ण के आयात और निर्यात पर पाबंदी न होना। उसके बाद कि किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, तो यह किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है संसाधित न्यास की गुणता तथा न्यास के संसाधन की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स पर यह जो है निर्भर करती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुणता पर और संसाधन की गति पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? संसाधित न्यास की मात्रा पर, यानी कि ए और बी जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? बताइएगा नहीं है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के सभी राज्यों में 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? और 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो बिहार का स्थान दूसरा है और जो वृद्धि दर है वो आपका हो जाएगा 25.42%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा 2001 की तुलना में 2011 में बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व में कितने जो यहाँ पर है व्यक्ति की वृद्धि हुई है? तो सबसे पहले जानिए 2001 में कितना था? तो 2001 में 881 था, और अब 2011 में कितना था? तो 1106 था। तो 1106 में से 881 को घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा,
उसके बाद यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और फिर यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि 225। देखिए 225 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है, तो ये भारत की जनता होती है। ठीक है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होती है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है किससे, हम भारत के लोग से। ठीक है, तो राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 24 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 23 जो है इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है, और 24 जो है इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगाया जाना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था, तो संपत्ति का मूल अधिकार जो था इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में हुआ था, इसको क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट्स हटा करके एक विधिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 44वां। तो यहाँ पर देखिएगा 44वां ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद में भाग 4 के में है। ठीक है, भाग 4 आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, तो यह 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, अब वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, पहले 10 थे लेकिन अब 11 हो गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 क में इसको रखा गया है, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये सभी ध्यान रखना आपको। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा, और ये महाभियोग संसद में लाया जाता है किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बताइए, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, और अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 61 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह आर्टिकल 143 है। ले तो सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, 143 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है आपको पता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, वास्तविक जो होती है ये प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री हो जाएगा राइट आंसर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, किस अनुच्छेद में, तो वह अनुच्छेद जो है 352 है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में जो है यह प्रयोग किया गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ अनुच्छेद 352 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, सुमेल जो नहीं है वो इसमें से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो राजीव गांधी का समाधि स्थल कर्म भूमि जो है यह नहीं है, वीर भूमि है। ठीक है, कर्म भूमि जो है यह समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा जी की है जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उससे प्राप्त न हो, तो कुल वैध मत का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है, यानी कि 1/6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो फ्रेंड्स यह जो दिया जाता है जनसंख्या का अनुपात में दिया जाता है, जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो यह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो यह राज्यसभा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, चलिए वह सभा का सदस्य नहीं होता है परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। उसके बाद देखिए, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो सूर्य सिद्धांत लिखा है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट किसके दरबारी थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था, तो कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, तो वैशाली में। कालाशोक हो जाएगा। तीसरा अशोक के समय हुआ था, चौथा कनिष्क के समय, पहला अजातशत्रु के समय में। उसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है। कहाँ पर है, पूर्णिया में है। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन काल में इसको मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्लाइडिंग क्लब बिहार के किस शहर में है,
ग्लाइडिंग क्लब जो है यह पटना में है, राजधानी में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 26 जनवरी 1961 को। तो 1961 हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कवर करवा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़ा सा सहयोग करेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए, राज्य को खुले में शौच से मुक्ति घोषित करने के लिए जो है लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो यह लक्ष्य रखा गया था 2019 में ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2019 में ही यह लक्ष्य रखा गया था। कब तक? तो 2 अक्टूबर 2019 तक। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार से होकर के इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? डेमोग्राफिक जो कहा जाता है डिवाइड, वो कहा जाता है 1921 को। ठीक है, इसमें जो है ऋणात्मक रही थी जनसंख्या वृद्धि दर। उसके बाद देखिए, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था? कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व किस धर्म का अनुयायी था? तो राइट आंसर शैव धर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 मिनट। हाँ, बुद्ध की शिष्य बनने वाली मगध की शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी? तो ये कौन थी? क्षेमा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का स्पीकर लेता है। उसके बाद देखिए, पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो पूर्वी भारत में जो है आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि राज्य की 15 से 35 वर्ष आयु के वर्ग की जो महिला हैं, लगभग 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह योजना जो है इसका नाम है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, यहाँ पर देखिएगा आंचल योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, दो जगह दिया गया है। ठीक है, ये आंचल दिया गया है, यहाँ आंचला दिया गया है, तो यहाँ आंचल योजना है। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो मजहरुल हक साहब थे। और 1921 में जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, मजहरुल हक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। कब? 1970 में हुई थी। उसके बाद देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है, फ्रेंड्स बताइए, इसको लिखा है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर JB कृपलानी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सिद्धेश्वर मेले का आयोजन किस अवसर पर होता है? तो बसंत पंचमी के अवसर पर होता है, शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी में बसंत पंचमी के अवसर पर शिवपुरी में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, राजमार्ग संख्या NH2 जो है, इसका अब नया नाम क्या होगा? NH19 होगा। ठीक है, इसका नाम अब बदल जाएगा, NH19 हो जाएगा इसका नाम। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए मुझे। काले चमकीले मृदभांड बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए थे? तो यह जो प्राप्त हुए थे, यह बक्सर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो यह जो राज्य है, यह गुजरात राज्य है। ठीक है, गुजरात राज्य है। अभी मैंने इस प्रश्न को कराया था, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, पहले बताइए फिर मैं बता देता हूँ। 26 जनवरी 1961 को। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1875 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, उद्योग 4.0 में विभिन्न प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त किया जा रहा है, इनमें से शामिल कौन सा है? तो देखिए, इसमें से जो शामिल है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से शामिल जो है सभी हैं। कौन कौन से हैं? तो कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G दूरसंचार सेवा और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी कि सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस सार्वजनिक आस्तिक के मौद्रीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन की घोषणा की गई है? तो यह की गई है भारतीय रेल के समर्पित माल गलियारा अस्त्रियां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित टोल राजमार्ग, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का जो पर्पस अस्तियाँ हैं, भारतीय गैस प्राधिकरण और तेल गैस पाइपलाइनें, टायर 2 और 3 शहरी में भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण स्वामित्व वाले हवाई अड्डे। तो देखिए, इसमें से राइट आंसर सभी हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, राइट आंसर इसका भी सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 राइट आंसर सभी हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ,
कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की भर्त्सना की थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये कौन थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे, उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। ठीक है, 1934 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर 1934 हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो ये कौन था, कांग्रेस समाजवादी दल का नेता, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा आचार्य नरेंद्र देव दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। इसका आंसर मैं कई बार बताया हूँ, आप कमेंट करके बताइए मुझे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो इनको रखा गया था हजारीबाग जेल में। अब आप पहचान गए होंगे कौन है, ये जयप्रकाश नारायण जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। तो श्री योगेंद्र शुक्ल को जो है कहाँ लाया गया था, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पटना। उसके बाद देखिए उस स्थल की पहचान करें, यानी कि नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये कौन सा जो है तो यह मेहरगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे मेहरगढ़ से मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, धौलावीरा से। ठीक है, कहाँ से मिला, धौलावीरा है कहाँ भाई। तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में है। ठीक है, यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ये सारनाथ में दिया था, ऋषि पत्तनम के नाम से जाना था। सर्वाधिक पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए थे। किस भाषा में, तो पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो यह 14 पूर्व है। ठीक है, 14 पूर्व जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यह प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। तो यह जो है की जाती है अर्थशास्त्र की। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो फ्रेंड्स यह किसने किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो किया था यह किया था मौर्यों ने। किसने किया था, मौर्यों ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लिच्छवी में जो है पहला गणतंत्र अब स्थापित हुआ था। आपको पता है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं थे, तो ये भास्कराचार्य हो जाएंगे। भास्कराचार्य जो थे ये गणितज्ञ थे, बाकी सभी जो है ये आयुर्वेद से संबंधित थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के अंत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया था, ये जो है सही नहीं है। अच्छा, शंकराचार्य के बारे में आपको पता होगा, शंकराचार्य जो थे उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 धाम है, यानी कि जो 4 मठ है वर्तमान में, कौन कौन से हैं, श्रृंगेरी कर्नाटक में है, द्वारका गुजरात में, पूरी उड़ीसा में, और एक ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यह जो उदाहरण है ना, यह किस कला का पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है ये हो जाएगा, चोल कला का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो यह जो स्थित है सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा रेंज जो है यही होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी।
उसके बाद देखिए प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। तो रत्नाकर जो था यह सूचक पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया, हिंद महासागर को, हिंद महासागर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ज्वेल ऑफ माइन, ठीक है, ज्वेल ऑफ माइन, ज्वेल ऑफ माइन। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो यह कौन सी है, यह अन्नाईमुडी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। दूसरा जो है यह डोडा बेटा हो जाएगा जो कि नीलगिरी पहाड़ी की है। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ किससे है, तो मंगोलॉयड लोग हो जाएगा, ठीक है, मंगोलॉयड लोग जो है, मंगोलॉयड जन मतलब लोग। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी कि व्रंश द्रोणी से होकर के बहती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सी नदी बहती है। तो देखिए ये जो नदी है यह कौन कौन सी नदी है, नर्मदा है और कौन सी नदी है, ताप्ती नदी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है, यहाँ पर जोड़ा जो है गलत कौन सा दिया गया है, तो देखिए भुवनेश्वर महानदी जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, ठीक है। भुवनेश्वर जो है महानदी नहीं होगा, यह जो है महानदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। महानदी के तट पर उड़ीसा का प्रसिद्ध नगर कटक स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी जो है ये मेघालय में है, ठीक है। पहले यहाँ पर बहुत वर्षा होती थी लेकिन अब मौसिन राम हो गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो जितने जो फली पदार पौधे हैं ना, जो दलहनी पौधे हैं वही करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मटर, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है। तो यह जो है फ्रेंड्स यह हैदराबाद में है, हैदराबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो सूर्य को जो है लगभग मान लीजिए लगभग 22 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22.5 से लेकर के 25 मतलब 22.5 करोड़ वर्ष या फिर 25 करोड़ वर्ष। तो यहाँ पर 25 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर के बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर के मतभेद की स्थिति न हो, ठीक है। माउंट एटना क्या है, तो यह एक ज्वालामुखी है, माउंट एटना, जो कि कहाँ पर है, इटली में है। इटली के सिसिली जो द्वीप है वहीं पर स्थित है, और यह जो है सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यह थार डेजर्ट है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका हो जाएगा थार। अच्छा अटाकामा कहाँ में है, चिली में है, ठीक है। कोलोराडो जो है यह कहाँ पर है, तो कोलोराडो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। कालाहारी जो है यह अफ्रीका में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया यहाँ पर है यह। उसके बाद देखिए उच्च लवणता पाई जाती है, तो उच्च लवणता जो है यह सबसे ज़्यादा वान झील में पाई जाती है, ठीक है, वान झील में। यहाँ पर देखिए वान झील हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद चलिए देखिए माइका है, तो माइका जो है ना यह उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है, ठीक है। अबरख का एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है यह माइका। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसमें कौन विजयी हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में था अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, और इसमें जो थे हैदर अली की जीत हो गई थी। उसके बाद देखिए भोजशाला मंदिर किसकी मूर्ति है, तो देखिए भोजशाला में जो है ना यह पूछा गया कि भोजशाला, तो ये राजा भोज के दर बनवाया गया, यह विद्या मंदिर है, यानी कि सरस्वती जी की मूर्ति है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये लेटेस्ट प्रश्न भी हो सकता है, जब भी आप जाएं इस तरह के प्रश्न को अभी तुरंत पढ़ करके जाना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कौन है, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो नाम लिखकर आप कमेंट करेंगे। देखिए 1 से 7 अगस्त का पहला सप्ताह प्रत्येक वर्ष इनमें से किस अवलोकन को समर्पित है,
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है विश्व स्तनपान सप्ताह। ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह यह 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त के दिन ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियमन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है 2021 का। तो यह किसको चुना गया है बताइए। तो यह चुना गया है पुणे में स्थित जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसी के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को। यह प्रश्न बीपीएससी में शायद पूछा भी गया था। ठीक है, साइरस पूनावाला को चुना गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए जुलाई 2021 में वस्तु और सेवा कर में कितना राजस्व एकत्र किया गया था। तो यह किया गया था कितना बताइए 1.16 लाख करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन एकल में चीन की ही विचिंगजाओ को हरा करके कांस्य पदक जीता है। तो यह कौन है बताइए। राइट आंसर पीवी संधू हैं। ठीक है, पीवी सिंधु, और लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। उसके बाद देखिएगा कि इसरो उदानक ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किया। वह किस देश की क्रिकेट टीम के खेल चुके हैं, नाम से ही पता चल रहा है श्रीलंका के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व मास्टर स्वर्ण पदक विजेता ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी के नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह कौन है फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मान कौर। ठीक है, कौन है ये मान कौर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 2022 में रिलीज होने वाली इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा कौन है। तो जाने माने उपन्यासकार कुणाल बसु ने लिखा है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि LIC, यहाँ पर देखिए LIC CSL, ठीक है CSL ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड LIC CCL ल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और LIC CCL इक्लैट 2 वेरिएंट लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा IDBI। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका IDBI हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों को बैठक में भाग लिया। निम्नलिखित में से किस देश ने बैठक की मेज़बानी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो राइट आंसर इसका इटली हो जाएगा। ठीक है, कौन सा देश, इटली हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता पूछा गया है। तो इसको जीता किसने है। तो इसको जीता है स्टेबन ओकॉन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। खाली स्थान दिया गया है ने अगस्त 2021 को लेखा नियंत्रक, यहाँ पर देखिएगा CAG नहीं लिखा गया है, CGA लिखा गया, लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यह दीपक दास हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो यह देश जो है यह भारत है। ठीक है, अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता ग्रहण किया। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था BPSC में। इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय क्या है। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको अभी कराया थोड़ा देर पहले। कब से कब तक मनाया जाता है। तो 1 से 7 अगस्त के बीच में यह मनाया जाता है। इसका विषय पूछा गया है, इसका विषय जो है वो क्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्तनपान की रक्षा करें एक साझा जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन कर लेंगे 148 नंबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है। तो यह है भाला फेंक, जैवलिन थ्रो। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यानी कि यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। यूटेलसैट क्वांटम, तो इसको लॉन्च किसने किया है। तो इसको किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने। ठीक है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि 2021 के ग्लोबल 500 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह जो कंपनी है यह वॉलमार्ट है। ठीक है, वॉलमार्ट है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वॉलमार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
फ्रेंड्स चलिए मैथ के क्वेश्चन का आंसर मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तब तक फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए 40 से लेकर के 49 तक में मैथ के प्रश्न हैं। फटाफट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो, तो एक बार आप लोग भी आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार आप लोग चेक करेंगे आंसर। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएगा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।